है भारतीय राज्य व्यवस्था जो आईएएस के पाठ्यक्रम में शामिल है, तो राज्य व्यवस्था में एक दूसरा पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी परीक्षा में। तो 1919 के अधिनियम को पूछता है आईएएस में या किसी भी परीक्षा में कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किससे संबंधित है, 1909 से, 1908 से, 1907 से, किससे है? तो आप हमेशा याद किए रहिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है हमेशा 1919 में है। तो आइए हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अथवा अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 पर आज प्रकाश डालते हैं और वीडियो बनाते हैं जो आपके जीवन में काम आएगा। इसलिए इसको रखा गया है संघ लोक सेवा आयोग में कि जो है कैसे विदेशी आए और कैसे जो है अधिनियम बना करके भारत में शासन जमाए। तो हम लोग को इसकी जानकारी दिलाता है, ज्ञान दिलाता है कि ऐसे ऐसे भारत में आकर के विदेशी यानी अंग्रेज आकर के हुकूमत अपना चलाए। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। अगर पूछे कभी इंटरव्यू वगैरह में आईएएस के इंटरव्यू में जाइए कि भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ने से क्या फायदा, तो आप बता के बोलिएगा कि जो कोई भी व्यक्ति अगर अपना इतिहास नहीं जानता है तो आगे की तरक्की कभी नहीं जानेगा। ठीक है, तो इसीलिए 1919 अधिनियम को हम लोग जाने तब समझे तो हमारे अपने देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए आगे हम लोग अपना जो है आंदोलन चलाए। तो इसलिए इसको भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ना जरूरी है। और इसी के तर्ज पर जब हम इसके ज्ञान में ये इसमें जब हम डूब जाएंगे 1919 के ज्ञान के क्षेत्र में कि 1919 के क्यों लाया गया, तो हम जब कलेक्टर बन करके आईएएस और आईपीएस जब बन जाएंगे, आईएएस और आईपीएस, तो आईएएस और आईपीएस बनने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी कि इसी तरह से अंग्रेज वालों ने भारत पर शासन किया, हम भी अगर आईएएस बन गए तो कैसे कैसे शासन करना चाहिए और क्या बातें 1919 में थी, क्या क्या कमियां 1909 में थी कि 1919 का जन्म हुआ। तो उसी तरह से पिछली कमियों को जान करके उसमें सुधार किया जाता है। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1919 जो है आया और जो लाया और लाने वाला था उसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और सुधार लाया। तो ये क्या सुधार लाया? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने 20 याद करना चाहिए हमेशा डेट, 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, याद करिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य घोषित किया कि उसका मतलब ब्रिटिश सरकार का उसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का। फिर याद रहे, जो भी इसको पढ़े तो मन लगा के पढ़े। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया और अंग्रेज भारतीयों को बताया, देखो भाई हम लोगों का 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य जो है भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप में क्रमिक रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था।
यानी ये बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने सुधार किया कि हम ये चाहते हैं कि भारत में शासन करें, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए सरकार पर कि वह किसके प्रति उत्तरदायी होगी। ये पहली बात। तो आप पूछ सकता है कि भारत के संवैधानिक विकास में किस अधिनियम में लिखा हुआ पहली बार कि कर्मी के रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में बहुत वही सवाल है। इसको मतलब ये तो रटने वाली कि 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का संबंध 1919, ये तो रटने वाली चीज़ है। लेकिन ये चीज़ रटने वाली नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप में 1919 में कर्मिक रूप में 1919 में होगा कर्मिक रूप से 1919 में कर्मिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। कर्मिक रूप से 1919 में भारत सरकार भारत शासन अधिनियम बनाया गया। जो 1921 से लागू हुआ, जो 1921 से लागू हुआ, जो 1921 से लागू हुआ, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे भारत के राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। जिस तरह से 1909 के अधिनियम में मौर्य जो सचिव था और मिंटो वायसराय था, ठीक उसी तरह से भारत शासन अधिनियम जो क्रमिक रूप से विकास हुआ, तो 1919 में भारत शासन अधिनियम बना। तो सवाल पूछ सकता है कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया, तो ये 1919 के अधिनियम को बनाने की घोषणा कब की गई? तो 20 अगस्त 1917 को। और जब घोषणा कर दी तो लागू कब किया गया? तो 1921 से लागू हुआ। तो हमेशा याद रहे कि 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? 1919, 1918, 1919, 1919, 1918, 1920, 1921। तो अगर ये सवाल पूछ दे कब लागू हुआ, तो 1918, 1919, 1920, 1920 और 1921। आप अगर पढ़े नहीं रहिएगा तो हर हालत में कि जान लीजिए कि आपको एक बार 1919 बना है, मानिए इसी पर, किसी को मानिए ऐसा ही होगा। लेकिन आप पढ़े जब विद्यार्थी पढ़ा रहेगा कहेंगे नहीं 1919 में बना था लेकिन लागू हुआ 1920 से। सवाल सही है। अब परीक्षा हाल से निकलिएगा तो लोग कहेगा, पूछिएगा कह किस पर मारे हैं, बहुत लड़के कहते हैं 1919 में बना है तो लागू कब होगा? 1919 में लागू होगा। तो ऐसा सवाल आपको भ्रम में डालने वाला होता है। तो ये बना 1919 में लेकिन लागू 1921 में। हमेशा याद रहे कि यही सवाल सही होगा, यही लागू हुआ 1921 में। आप इसमें भ्रम नहीं पड़िएगा।
नहीं तो बहुत लोग के घर में पड़ जाते हैं। तो ठीक है, अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चर्च कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू सचिव था, भारत का सचिव जो इंग्लैंड बैठता था, और जो चेम्सफोर्ड था वो वायसराय था। और 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई और 1919 में अधिनियम लाया गया और जो है लागू हुआ 1921 को। और 3-4 बातें इसमें हमने आपको बता दिया, इस बात को आप समझ जाइएगा, याद भी कर लीजिए। याद तो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको याद हो जाता है। तो कब लागू हुआ? तो 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुआ, 1919 में बना, यह नियम का नाम 1919 हुआ। इसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मॉन्टेग्यू भारत का राज सचिव था और चेम्सफोर्ड जो भारत का वायसराय था। लागू कब हुआ? 1921 में हुआ। बस यही तो बात है, 5-7 सवाल इसी में मिल जाएंगे, इतने ही में मिल जाएंगे। और लड़का जो अगर पढ़ा नहीं जाएगा तो कहेगा कि अरे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भइल बा, तो 1919 में लागू अभी है, मार के आइल बानी 100% सही बा। आज जब निकाला तो पता चला नहीं किताब 1921 में लागू हुआ, तो वही फेल कर गया। आया सीना पीट पीट के मारिए, अगर पढ़े होते तो बहुत अच्छा होता। आइए आगे चलते हैं। आप लोग ये सब नियम की कुछ बातें हैं जो अब हम चलते हैं आगे। तो इतना बात आप जान गए तो भारत शासन अधिनियम जो है आप इसके इंट्रोडक्शन को 1919 में जान गए। और आइए क्या बात इसमें थी भाई, कोई भी नियम बनता है तो कुछ न कुछ बात रहती है। और यही नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी से बात करता है तो उसमें कुछ रहस्य रहता है, तभी कोई बात करता है। तो क्या बात इसमें थी? तो आइए, पहली बात थी इस अधिनियम में, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची का पहचान कर। केंद्रीय व प्रांतीय सूची का पहचान कर। सूची का पहचान कर केंद्रीय व प्रांतीय सूची का पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर, एवं उन्हें अलग कर, राज्यों पर, केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर हम लिखते रहे कि आपको भी समझ में आए। विषयों पर विधान बनाने का केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एकात्म ही बन गया था। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही था। केंद्रीय और सूचियों में हस्ताक्षर नहीं चाहिए। सूचियों के विषयों पर सूचियों में जो हस्ताक्षर नहीं जब पढ़ा है तो मतलब मिला हो जाएगा प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एवं
केंद्रीय और एकात्मक भी बना रहा है, केंद्रीय और एकात्मक भी बना रहा है। अब आइए, पहली बात क्या था कि केंद्रीय और प्रांतीय सूची का पहचाना गया कि कौन भी जो है केंद्र की सूची क्या होगी और प्रांत की सूची, इसकी पहचान की गई और उन्हें अलग कर राज्यों पर और अलग कर दिया गया और राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। तो सवाल पूछे कि प्रांतीय राज्यों पर किस नियम के द्वारा केंद्र का नियंत्रण कम था, तो सवाल आपको नहीं समझता होगा। पहली बात यह थी कि प्रांत पर केंद्रीय नियंत्रण पहले बहुत टाइट था, लेकिन बाद में 1919 में थोड़ा कम कर दिया गया। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों अपनी सूचियों के विषयों पर जब केंद्र के कौन कौन पर कानून बनाएगा और राज्य कौन कौन पर कानून बनाया गया, तो विधान परिषद अपनी जो सूची दिए थे उन सूचियों के विषयों पर अब विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो राज्यों को दे दिया गया कि अब आप कानून बना सकते हैं, आपकी जो सूची होगी वो आप कानून बनाइए, और जो केंद्र की सूची होगी केंद्र कानून बनाएगा, जो अभी चल रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वह सेंट्रल मतलब केंद्रीय और एकात्मक रहेगा, यूनिटरी रहेगा और सेंट्रलाइज रहेगा। ठीक है, तो ये पहली बात। तो आप याद करिए कि भारत शासन अधिनियम 1969 मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार में पहला सुधार यह किया गया कि केंद्र और प्रांतीय सूची का पहचान किया गया, साथ ही साथ अलग इसको किया गया और राज्यों पर केंद्र का जो कंट्रोल था वो कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी अपनी सूचियों के विषय पर कानून बनाने को अधिकार दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा जो है सेंट्रलाइज और यूनिटरी ही रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो ये पहली बात ये होगी 1919 का। अगर पूछ दे भारत सरकार 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो पहला ये पहला विशेषता ये हो गया। अब आइए दूसरा हम चलते हैं। दूसरा क्या इन्होंने किया, कौन, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड। तो आइए दूसरे पर हम बताते हैं आपको। तो इस पढ़ने में बड़ा मजा भी आता है, क्योंकि इसे पढ़ने से आपका ध्यान भी जाएगा और इसको आपको IAS और IPS बनिएगा भी और साथ साथ ध्यान भी रहेगा। तो इसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, पढ़ाई को मजा ही समझ करके पढ़ना चाहिए। दूसरी बात इसने क्या किया, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः, दूसरा बात इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, पुनः दो भागों में विभक्त किया। हस्तांतरित और आरक्षित, हस्तांतरित और आरक्षित, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित जो है, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। गवर्नर का शासन होता था। और इस काल में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था, और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था, उन मंत्रियों की सहायता लेता था। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जो विधान परिषद
के प्रति उत्तरदायित्व। तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व। दूसरी और आरक्षित विषयों पर, दूसरी और आरक्षित विषयों पर, दूसरी और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है। गवर्नर कार्यपालिका परिषद, कार्यपालिका परिषद के सदस्यों, कार्यपालिका परिषद के सदस्यों के द्वारा शासन करता था। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं, तो उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को, शासन के दोहरी व्यवस्था, शासन की दोहरी व्यवस्था को वैध शासन के वैध यूनानी शब्द डायआर्की से व्युत्पन्न, यूनानी शब्द डायआर्की से व्युत्पन्न डायआर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल थी। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। तो यह दूसरी बात कही गई। अब आपको साफ साफ बता देते हैं कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड ने कि दूसरा बात रखी। क्या रखा? इसने प्रांतीय जो विषय थे, विषयों को पुनः क्या किया? अब दो भागों कर दिया। पहला तो एक केंद्रीय विषय था और एक प्रांतीय था। अब क्या किया? केंद्रीय रह गया। अब इसमें भी दो विषय हो गए, एक हो गया हस्तांतरित विषय और दूसरा हो गया आरक्षित विषय। वही बोलता है कि प्रांतीय विषय कौन बोलता है? 1919 का नियम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 1919 का नियम बोलता है। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित। दो पार्ट हो गए। तो अगर पूछे कि किस अधिनियम के तहत जो है डायरेक्टी को लाया गया, तो डायरेक्टी को इसी में लाया गया, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड में, हस्तांतरित और आरक्षित। तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। तो हस्तांतर विषय को हस्तांतरित कर दिया कि जाओ केंद्र का विषय है लेकिन जाओ कानून बना सकते हो। तो गवर्नर शासन करता था, किंतु इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जो विधान परिषद के जो मंत्री उत्तरदायी थे सहायता लेता। बताओ यार कैसे कानून बने? बात यह हुई, उत्तरदायी सहायता लेता था, यानी सहायता लेकर काम करता था, यानी चलती थी गवर्नर की, लेकिन बात पूछता था मंत्रियों से, तो दोनों मिलकर काम करते। और दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर भी
उसमें भी गवर्नर काम करता है, लेकिन कार्यपालिका काम करने वाली जो कार्यपालिका जो परिषद होती थी उसके सदस्यों के द्वारा शासन करता था। तो गवर्नर जो है हस्तांतरित विषय पर भी शासन करता था और जो है आरक्षित विषय भी शासन करता था। तो हस्तांतरित विषय पर वह मंत्रियों की परिषदों से सलाह लेता था और इधर गवर्नर जो कार्यपालिका परिषद के द्वारा शासन करता था। बात तो हो गई। तो जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी वो जो कार्यपालिका के सदस्य थे। अब शासन में काम करने की दोहरी प्रवृत्ति हो गई। तो दोहरी जो प्रवृत्ति हो, दोहरी प्रवृत्ति, दोहरा रीति, दोहरा नियम, दोहरा तरीका हो गया, जिसे हम डायरेक्टी के नाम से द्वैध शासन हिंदी में कहते हैं, द्वैध व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था। तो ये द्वैध क्या है? यूनानी शब्द द्वैध। अगर पूछ दे कि 1919 शासन का नियम जो है अंग्रेजों द्वारा लाया गया है, इसके सुधारकर्ता मॉन्टेग्यू कोड है। बताइए मॉन्टेग्यू कोड ने जो है प्रांतों को पुनः 2 भागों में बांटा और जिसे द्वैध शासन कहते हैं। अब ये बताइए द्वैध व्यवस्था कहाँ से पैदा हुई? कहेगा ईरान से, रोम से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। उसमें फिर कर जाइएगा ये द्वैध क्या है? यूनानी शब्द है, उसी डायरेक्टी कहा जाता है। उसी डायरेक्टी से उत्पन्न हुआ शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि ये व्यवस्था बहुत दिन तक असफल रही। तो आइए हम जो है 1919 यानी मॉन्टेग्यू कोड सुधार को दो ये बात आज रख पा रहे हैं, क्योंकि कल मेरे पिताजी का जो है बुद्ध फिलॉसफी के अनुसार जो है वो अंतिम परिनिर्वाण का जो है सामुदायिक भोज है, इसीलिए थोड़ा व्यवस्था में जा रहे हैं। इसलिए आज 2 ही बात पढ़ा करके अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इसे आप सब्सक्राइब जरूर कराइए और करिए और किसी को राय दीजिए कि वीडियो साहब इतना मेहनत बाप के मरने के समय भी जो है सबको दे रहे हैं। तो जब मेरे बाप मरे हैं फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा तो समझिए आप लोगों का तकदीर बेकार है। कोई आप लोगों की दुनिया में पूछने वाला नहीं मिलेगा। फिर भी आप लोग अपने मन में मेरी बातों को, मेरे सलाह को अगर लाइएगा तो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आप लोगों का आँख का जो आंसू बहता है वह एक दिन पोंछ लेगा। ठीक है? और पोंछ लेगा, आप खुश रहिएगा, समाज में भी काम करिएगा, अपना भी पेट भरिएगा, समाज के लोगों को भी आप अच्छा रास्ता दिखाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।